गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। कल से वीडियो रोज़ सुबह 7 बजे की जगह रोज़ सुबह 8 बजे आएगी। इसके पीछे की वजह है कि आप देखेंगे मौसम बदल रहा है और जैसे-जैसे मौसम बदल रहा है वैसे-वैसे द हिंदू वाले भी बदल रहे हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर अब लेट से अपलोड होता है और आपको पता होगा कि हमारा जो वीडियो है प्रमुख रूप से द हिंदू के ऊपर ही डिपेंड है। तो जब पेपर ही लेट से अपलोड होगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मेरी गलती आज है कि मैंने आज आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि आज की वीडियो लेट होगी तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वैसे भी ये वीडियो लेट होने वाली तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यूयॉर्क से निकल के आ रही है। बात की जा रही है कि एक 19 वर्ष के सिख युवक थे, ये बस से ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति आता है इसी बस में और इनसे कहता है कि अपनी पगड़ी हटा दो। अब आप समझ सकते हो कि सिख युवक के लिए, सिखों के लिए पगड़ी हटाना मतलब इससे बेहतर तो उनकी जान ही चली जाए। तो इसी तरीके से ये भी ट्रीट करते हैं कि भैया मैं पगड़ी नहीं हटाऊँगा, चाहे जो कर लो। फिर वो युवक इनको मारता-पीटता है, पर ये पगड़ी नहीं हटाते हैं। ये बस से उतर जाते हैं और जैसे-तैसे घर पहुँचते हैं। जब ये घर पहुँचते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मामला सामने आएगा ही। फिर एफआईआर दायर होती है उस व्यक्ति के खिलाफ। उसके बाद ये मामला न्यूज़ में आता है। अब एफआईआर तो दायर हो गई, अभी तक तो वो गिरफ्तार नहीं हुए, चलिए मान लिया कि गिरफ्तार हो जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन इनके ऊपर जो मेंटल इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये मेंटल लेवल पर जाकर के डिस्टर्ब हो गए। इनको ये लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार? कोई इतना कैसे गिर सकता है कि पगड़ी के नाम पे मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है? ये पगड़ी तो हमारी आन-बान, जान-शान सब कुछ है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई हमारे पगड़ी के नाम पे बदतमीज़ी कर जाए हमसे? तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा खल गई है। अब ये किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन वाली कंडीशन फ़ील कर रहे हैं। तो दोस्तों गिरफ्तार कर लेना, एफआईआर करना वो एक अलग मुद्दा है, पर सोचिए कि इनके ऊपर जो मेंटल इम्पैक्ट पड़ा उसकी भरपाई कौन करेगा? और अगर देखिए कि इंडिया में कोई मुद्दा होता है ना, तो उस वैश्विक स्तर पर इंडिया की बेइज़्ज़ती की जाती है। जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, पश्चिमी देश हैं, यूएसए हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि हमारे खिलाफ अपनी संसद में प्रस्ताव लाते हैं, बिल लाते हैं भैया सोचो मतलब मुद्दा हमारे यहाँ पे हुआ है। बिल कहाँ पे आ रही है? वेस्ट कंट्रीज़ में, अलग ही मुद्दा चलता है। अब तुम्हारे यहाँ पे ये बदतमीज़ी हो रही है तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो अब इनको नहीं दिखेगा कि हाँ, हमारे यहाँ पे भी बदतमीज़ी हो रही है। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो इसमें आप देखेंगे भाग 3। भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। और इसके अंतर्गत भी अगर हम जाकर के देखें पर्टिकुलरली तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक इसमें बात की गई है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में यानी कि रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। तो इसमें ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उसका आचरण करने और यहाँ पे अंतःकरण करने इन सारी चीज़ की स्वतंत्रता होगी। और अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति से धर्म के नाम पर कर नहीं लिया जाएगा। जैसे आप देखें कि मध्यकाल में जजिया कर चलता था, इस तरीके से कर नहीं लिया जाएगा कि धर्म के नाम पर आप कर दो। और आर्टिकल 28 ये कहता है कि भैया किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षाएँ नहीं दी जाएँगी। तो ये है हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। बाकी का टोटल कहाँ से कहाँ तक ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मोटा-मोटा समझ आया होगा। अभी हम फंडामेंटल राइट के बारे में तो बात कर नहीं रहे कि उसके बारे में विस्तार से बताऊँ। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अच्छा इस न्यूज़ को पढ़ते पहले मुझे हँसी आई थी। खाने को है नहीं और ये मिसाइल को टेस्ट कर रहे हैं। मतलब अजीब हाल है यार इनका। ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है। इसने एक मिसाइल अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उस मिसाइल का नाम रखा है अबाबिल। अब यहाँ पे आप सोच के देखो कि इनके जो जनता है इनके पास खाने को नहीं है। आटा ₹200 से ज़्यादा महँगा हो चुका है पर किलो के हिसाब से। टमाटर इतने महँगे हो चुके हैं और आप मिसाइल फायर कर रहे हो, मिसाइल टेस्ट कर रहे हो, ये सही चीज़ है यार। अब देखिए दोस्तों वैसे तो इससे क्वेश्चन बनने के 0.1% चांसेस है, बल्कि इतना भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि कभी पूछा जाएगा। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तो कैसे पूछा जाएगा? तो पूछा ये जाएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अबाबिल क्या है? अब आपको 4 स्टेटमेंट दे दी जाएगी। पहली स्टेटमेंट एक रैनसमवेयर है, दूसरी स्टेटमेंट दे देंगे कि पक्षी की प्रजाति है, तीसरी स्टेटमेंट दे देंगे कि कोई यहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया है या बीमारी है, चौथा स्टेटमेंट दे देंगे कि अभी हाल ही में किसी के द्वारा फायर किया गया, टेस्ट किया गया, यहाँ पे एक मिसाइल है। बस इस तरीके से आपसे बनेगा। वैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, वनडे एग्ज़ाम में हो सकता है कि पूछ ले अभी हाल में पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा किस नाम से मिसाइल का परीक्षण किया गया, लेकिन यूपीएससी में शायद ही बहुत रेयर होगा जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि राष्ट्रपति जी ने अभी 2 राज्यों को नए गवर्नर दिए हैं। कौन-कौन से राज्य? तो एक है उड़ीसा, दूसरा है त्रिपुरा। उड़ीसा के गवर्नर कौन बने हैं नए? तो ये बने रघुबर दास। इसी तरीके से अगर हम त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं तो इसके नए गवर्नर कौन बने? ये बने इंद्रसेन रेड्डी। दोस्तों अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में यानी कि गवर्नर के बारे में। तो पहले हम ये देखते हैं कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम क्या-क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा और क्या चाहिए? तो उसके अलावा ये चाहिए कि आप उस राज्य के ना हो, किसी और राज्य के हों। उसके अलावा ये चाहिए कि आप लोकसभा, राज्यसभा या फिर इसी तरीके से विधानसभा इसके सदस्य ना हों, तभी आपको गवर्नर बनाया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति होता है, इसी तरीके से राज्य के स्तर पर ये गवर्नर या राज्यपाल होता है। ये भी जो होता है ये राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? गवर्नर, राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख कौन? तो चीफ मिनिस्टर हो जाता है, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति गवर्नर करता है। और गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है? तो जो
वहाँ पे हाई कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो गवर्नर को शपथ दिलवाते हैं, और अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट होंगे यानी कि वरिष्ठतम सदस्य जो होंगे उस हाई कोर्ट के, वो इनको शपथ दिलवाएँगे। अब ये जब सीएम की नियुक्ति कर देता है, तो सीएम की सलाह पर, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 164 के तहत ऐसा करता है कि मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत करता है। अब भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि राज्यपाल होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 है, जो कहता है कि राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये कहा गया था कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा थोड़ा बहुत और अगर जानना चाहे तो अनुच्छेद 161 के तहत इसको क्षमादान की शक्ति मिली हुई है। उसके अलावा 213 के तहत इसको अध्यादेश की शक्ति मिली हुई है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। कभी अगर हम गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो अच्छे से उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको प्रेफ़रेंस दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बस ऐसे थोड़ा-सा रिवाइज़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर हम बात करें आज के इम्पोर्टेंट डे की, तो इसकी कोई थीम नहीं रखी गई थी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लगा दिया। आज है नेशनल सॉलिडेरिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकजुटता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस। ये दोस्तों हमारी सेना के सम्मान के लिए मनाया जाता है, हमारी सेना को सम्मानित करने के लिए, उनको याद करने के लिए मनाया जाता है, यानी हमारे सेना से जुड़ा हुआ है। आप देख भी सकते हैं कि सैल्यूट किया जा रहा है, ये हमारा तिरंगा भैया ये है ना, मतलब हमारी आन, बान, जान-शान सब कुछ है। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट डे है, ये है ऑस्टियोपोरोसिस डे। दोस्तों जहाँ पे भी ऑस्ट लग जाए, इसका मतलब होता है कि ये हड्डी से जुड़ी हुई बात की जा रही है। जैसे आप देखेंगे कि हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, तो इसी तरीके से जहाँ पे भी ऑस्ट लग जाए, इसका मतलब कि हड्डियों के बारे में बात की जा रही है। हड्डियों से जुड़ी हुई एक बीमारी है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आप देख ही सकते हैं कि योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और फिट रहिए, एक्टिव रहिए, अच्छा खाने लीजिए, और जो हड्डी होती है इसमें कैल्शियम की कमी से ये चीज़ें हो सकती है, या विटामिन डी की कमी से। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जब सुबह-सुबह धूप निकलती है तो आपको थोड़ा देर धूप में जाना चाहिए। वो स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और हमारी हड्डियों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी होती है ना, उसमें विटामिन डी पाया जाता है, तो इसलिए वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे इसकी थीम क्या रखी है 2023 के लिए, बिल्ड बेटर बोन्स, यानी कि अच्छी हड्डियों का निर्माण करिए। ऐसा नहीं कि घर पे बैठे-बैठे जंग लग गया। जैसे आप देखेंगे बुढ़ापा में घुटने में दर्द हो जाता है, तो अगर आप जवानी में ही पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार चलें, तो फिर बुढ़ापे में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि जो भी लोग एक्टिव रहते हैं ना, उनको कम बीमारी लगती है, और जो लोग एक्टिव नहीं रहते, उनको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो अभी हाल ही में हमने खाद्य दिवस मनाया था, विश्व खाद्य दिवस। ये कब मनाया था? तो हमने 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया था। इसकी थीम क्या रखी गई थी दोस्तों? तो इसकी थीम रखी गई थी, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। तो इसके बारे में ये बात की जा रही है कि अभी हमारे पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इंडिया के पास एक अच्छा अवसर है कि अपने लोगों को अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करवा सके और उनको पोषण स्तर अच्छा कर सके। तो इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि 3 पक्षीय रणनीति लेकर के चलने की। 3 पक्षीय रणनीति कौन-सी है? तो एक हो गया उत्पादक, यानी कि आप सामान्यतः किसान कह सकते हैं। एक हो गया उपभोक्ता, यानी कि जैसे हम और आप लोग हो गए। और एक हो गया बिचौलिया। इन तीनों स्तर पर काम करने की बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल जो है ना, ये आपकी समझ को बेहतर करेगा। कि अगर आप कहीं बात करते हैं, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसके समझ के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम भूख के बारे में बात करते हैं, तो आप एसडीजी 2 देख सकते हैं। बात की जाती है ज़ीरो हंगर के बारे में, यानी कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। एसडीजी सेकंड, आप इससे रिलेट करके देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगर लेख के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, तो वही बात कह रहे हैं कि इस सप्ताह की शुरुआत में हमने विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया था। खाद्य प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सभी के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसे केवल तभी अस्थायी रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जब भोजन का उत्पादन करने वाले उत्पादक उचित आर्थिक रिटर्न कमाते हैं, जो समय के साथ लचीला होता है। यानी कि जो किसान हैं, जब इनको अधिक उत्पादन के लिए अधिक पैसा मिलेगा, इनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, इनको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, तो फिर ये क्यों उत्पादन करेंगे? भई ये भी छोड़-छाड़ के किसी और काम में लग जाएँगे, तो फिर हम लोग खाएँगे, जिएँगे कहाँ से? तो वही बात कह रहे हैं कि इनको जैसे ये काम करते हैं, जैसे ये मेहनत करते हैं, उस हिसाब से इनको रिटर्न भी मिलना चाहिए। और बात करें कि जो हमारी खाद्य प्रणाली है, जो हमारा उत्पादन है, वो भैया प्राकृतिक रूप से बहुत तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे बात कर सकते हैं मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में और जलवायु परिस्थितियाँ, और वर्तमान समय तो जलवायु परिवर्तन की वजह से आप देखेंगे कि खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोषण, आजीविका, पर्यावरण और सुरक्षा के बारे में, तो पोषण के मोर्चे पर भारत को पोषण के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपका आंसर राइटिंग में यूज़ हो सकते हैं। बात करें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार 35% बच्चे अविकसित हैं, 57% महिलाएं और 25% पुरुष एनीमिया के शिकार हैं। दूसरी ओर असंतुलित आहार और गतिहीन जीवन शैली के कारण 24% वयस्क महिलाएं और 23% वयस्क पुरुष अब मोटापे से ग्रस्त हैं। उत्पादन के मामले में सीमांत और छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि आय अपर्याप्त है। खास करके जिनके पास भूमि कम है, आप देखेंगे कि उनके लिए जो भी कृषि आय होती है वो पर्याप्त नहीं होती भैया, उनके खाने जीने भर के ही नहीं होते, तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बात करें कि ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 68% से अधिक सीमांत किसान अपनी आय को गैर कृषि गतिविधियों से पूरा करते हैं। अब यहाँ पे सीमांत किसान कौन होते हैं? तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है, इसको सीमांत किसान कहा जाता है।
तो ये लोग ज़्यादातर अपनी आय की जो ज़रूरत है उसको कहाँ से पूरा करते हैं? तो इनको कृषि से ज़्यादातर आय इनकी नहीं पूरी होती है, बल्कि अन्य गतिविधि जैसे मज़दूरी हो गई, कहीं और पे काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए किसान अपने घर पे काम कर रहा है, तो इनके जो बच्चे हैं वो बाहर कमाते हैं, तो इस वजह से इनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, ना कि कृषि की वजह से इनकी आय पूरी होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा और अन्य प्रकार के आकस्मिक श्रम में कमी आ रही है, जो आय विविधीकरण के लिए कौशल या अवसरों की कमी का संकेत है। जैसे आप देखेंगे बजट 2023-24 में इसके द्वारा आवंटित राशि एमजी नरेगा में जो आवंटित राशि की गई तो उसमें भी कमी की गई है, तो इसकी वजह से बात करें। उसके अलावा इसमें आप देखेंगे बहुत सारे टिप्पणी लेकर के आ जा रहे हैं, जैसे आधार से जोड़ दीजिए, ये कर दीजिए और फिर डिजिटल वहाँ पे करवाइए अटेंडेंस। तो इस तरीके से जो मजदूर हैं बेचारे वो इतने ही जागरूक होते तो फिर कहीं और जाके काम नहीं करते, अगर वो इतना ज़्यादा जानते। इस वजह से तो एमजी नरेगा में आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें लाते हैं, उससे मज़दूरों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा बात की जा रही है कि घटते प्राकृतिक संसाधन और बदलती जलवायु भारत के खाद्य उत्पादन को अत्यधिक सुरक्षित बना रही हैं, असुरक्षित बना रही हैं। 2023 के मृदा स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग आधी खेती योग्य भूमि में कार्बन की कमी हो गई है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य का एक आवश्यक संकेतक होता है। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत भूजल ये भी तेजी से घट रहा है। जैसे बात करें कि पंजाब जैसे राज्यों में 75% से अधिक भूजल मूल्यांकन स्थानों का अत्यधिक दोहन किया गया है, जिससे कृषि आय के लचीलेपन को खतरा है। यानी पंजाब जैसे जो राज्य है, यहाँ पे भूमिगत जल जो है, जब आकलन किया गया तो इसके 75% से अधिक क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे भूमिगत जल का आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा दोहन किया गया है, उसके बारे में बात की जा रही है। अब इसी आर्टिकल में ये भी बताया गया कि इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि त्रिपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। त्रिपक्षीय दृष्टिकोण का क्या मतलब है कि उपभोक्ता के स्तर पर, उत्पादक के स्तर पर और बिचौलिए इन तीनों को साथ लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाता है। मतलब इनसे खरीदता है उत्पादक से और हमें लाके बेचता है। इनसे लेता है ₹5 में, हमसे बेचता है ₹50 में। जो बीच का मुनाफ़ा है ये यही खा जाता है, मतलब इनके तक लाभ पहुँचता ही नहीं है। तो ये दिक्कत है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि तीनों को साथ लेकर के चलिए ताकि तीनों को विन-विन कंडीशन हो जाए। उपभोक्ता को भी बहुत ज़्यादा महँगा ना पड़े, उपभोक्ता भी अच्छे से इसको उपभोग कर सके, इसी तरीके से उत्पादक जो उसको भी उचित लाभ मिल सके और जो बिचौलिया है उसको भी उचित लाभ मिल सके। सबसे पहले उपभोक्ता, तो अगर इसको उपभोक्ता के स्तर पे हम बात करें तो माँग को स्वस्थ और टिकाऊ आहार की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे भोजन की थाली अपनाने की ज़रूरत है जो लोगों और ग्रह के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे ये खाए जा रहे हैं, बल्कि हरी साग-सब्जियाँ खाइए, इस तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। निजी क्षेत्र भारत की अरबों से अधिक आबादी के लिए आकांक्षात्मक उपभोग पैटर्न को संचालित करता है। भारत में आयातित जई या क्विनोआ को मुख्य धारा में लाने के लिए निगमों ने जो किया है वह स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले बाजरा के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लिया गया फसलों का, जो कि जैसे जो ये प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं प्रमोट करती हैं इस तरीके की चीज़ों को, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर हो गया, आप देखें चिप्स को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। वहीं आलू है, वो आलू ₹5 का किलो बिक रहा है और चिप्स ₹5 की एक पैकेट में बिक रही है जिसमें 5 साथ ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो निजी कंपनियाँ वो अपने लाभ के लिए काम कर रही हैं। नागरिक समाज और स्वास्थ्य समुदाय सोशल मीडिया प्रभावितों के साथ साझेदारी कर सकते हैं, जो लाखों लोगों के लिए स्वस्थ और टिकाऊ उपभोग को आकार दे सकते हैं। यानी कि जैसे बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, इनसे ये कहा जा सकता है कि भैया आप लोग ये प्रमोट करिए कि लोग हरी साग-सब्जी खाएँ, ना कि समोसा खाएँ, ना कि पिज़्ज़ा बर्गर खाएँ। हालाँकि इनसे कहेंगे भी तो कैसे? ये लोग तो खुद बोलो जुबान केसरी का प्रचार कर रहे हैं, जुबान केसरी बोल रहे हैं। बड़े-बड़े एक्टर भैया आज के ज़माने में आप देखिएगा कि कोई गुटखा का प्रचार कर रहा है, कोई फेस वॉश का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। मतलब अगर कोई मान लीजिए सांवला व्यक्ति है, तो क्या वो गलत है? उसमें उसकी क्या गलती है यार? कोई सांवला व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता क्या? मतलब वो सुंदर नहीं हो सकता? सुंदरता की परिभाषा में आपको सिर्फ़ गोरा व्यक्ति आता है, ये क्या बात हुई? तो फेस वॉश का, क्रीम का, इस तरह की चीज़ों का जब ये प्रचार करें, तो ये अच्छी चीज़ों का प्रचार कैसे करेंगे? इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, रेलवे खान-पान, शहरी कैंटीन और सार्वजनिक और संस्थागत खरीद जैसे अपने असंख्य संपर्क बिंदुओं के माध्यम से कम 70% भारतीयों के उपभोग को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अब जैसे रेलवे में आप देखिए कुछ लोग खाना ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे जो अंडा बिरयानी और इस तरीके की चीज़ें चलती है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पोषण स्तर को सुधारने वाले खाने हों, उनको भी ऐड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित होते हैं, तो उल्टा-सीधा नहीं खाना चाहते। इस वजह से कई बार देखिएगा कि कोई ट्रैवल कर रहा होता है और ऊपर रास्ते में कुछ खाता ही नहीं है। ना तो स्टेशन से उतर के खाएगा, ना कोई ट्रेन से कुछ मँगा के खाएगा, अपने घर से जो लेके गया तो थोड़ा बहुत वही खाता है, बाकी फिर जब उतरता है तभी खाता है। तो इस तरीके की बातें की जा रही है कि भैया रेलवे हो गया या फिर जो सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। अब मान लीजिए जैसे संसद की कैंटीन है, तो यहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है इस चीज़ को, या कोई स्कूल है जो मिड डे मील मिलता है, यहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे अच्छे खाने दिए जाएँ, पोषणयुक्त खाने दिया जाए, ना कि कुछ उल्टा-सीधा खिलाया जाए, वो बातें की जा रही हैं। यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाएँ भी, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। मतलब ये एक अलग एग्ज़ाम्पल हो जाता है हमारे लिए। यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाएँ भी भोजन विकल्पों को आकार दे सकती हैं। उदाहरण के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जो प्रतिदिन लगभग 70,000 लोगों को सेवा प्रदान करता है। तो इस मंदिर का नाम भैया आप याद रखिएगा, ये लगभग 70,000 लोगों को देवस्थानम, ये तो ये 70,000 लोगों को रोज़ खाना खिलाता है। और यहाँ पे इसने क्या किया, तो प्राकृतिक रूप से खेती की गई उपज की खरीद शुरू कर दी है।
अब ये ऐसी चीज़ों को लाएगा, ऐसी चीज़ों का खाना बनेगा जो प्राकृतिक रूप से उगाई गई हैं, जिसमें केमिकल का यूज़ नाम मात्र भर किया गया, मतलब ना कि बराबर किया गया बल्कि बिल्कुल ही ना किया गया। तो ऐसी चीज़ों से ये लोगों को खिलाएगा। अब सोचिए कितनी अच्छी बात है कि कोई धार्मिक संस्था है, वो 70,000 लोगों को हर दिन खाना खिलाती है और ये 70,000 लोगों को अब ये जो प्राकृतिक रूप से खेती की गई है उसका खाना खिलाएगी। तो यानी कि 70,000 लोग को एक साथ ये पोषण मुक्त खाना दे रही है, पोषण युक्त खाना दे रही है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा जो दृष्टिकोण है उसके लिए बात की जाती है। तो लचीली आय सुनिश्चित करने के लिए हमें लाभकारी और पुनर्योजित कृषि पद्धतियों की ओर किसानों के परिवर्तन का समर्थन करना चाहिए। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन इस दिशा में एक कदम है, लेकिन टिकाऊ कृषि के लिए कुल वित्त पोषण कृषि बजट का 1% से भी कम है, तो इसको बढ़ाना चाहिए। हमें विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं जैसे कि कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि, सटीक खेती आदि के लिए ऐसी पहलों को व्यापक और विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कृषि सहायता को इनपुट सब्सिडी से आगे बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर खेती के लिए किसानों को सीधे नकद सहायता दी जानी चाहिए। यह इनपुट के जैसे यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आप देखिए यूरिया के माध्यम से दी जाती है सब्सिडी, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सीधा नकद सब्सिडी दी जाए। हालाँकि ये डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन होगा, इसलिए यहाँ पे अप्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है किसानों को। यह इनपुट के कुशल उपयोग को बढ़ावा देगा, साथ ही कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को फलने-फूलने के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को भी अपने संबंधित बजट का एक हिस्सा टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। तीसरा जो दृष्टिकोण है वो कौन-सा स्तर है, तीसरा स्तंभ क्या है? तो फार्म टू फोर्क मूल्य श्रृंखलाओं को अधिक टिकाऊ और समावेशी श्रृंखलाओं की ओर स्थानांतरित करते हैं। ग्रामीण यानी कि कृषि आय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज से अधिक मूल्यवर्धन को सक्षम करना है। बिचौलियों जैसे कि उपभोक्ताओं को कच्चे और प्रसंस्कृत भोजन की आपूर्ति करने वाले निगमों को किसानों से सीधे खरीद को प्राथमिकता देनी चाहिए। अस्थायी रूप से काटी गई उपज की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए और निष्पक्ष व्यापार जैसे अच्छी तरह से स्थापित दृष्टिकोण को लागू करना चाहिए। सीधी सी बात है कि बिचौलियों को हटा दो भैया, ये उपभोक्ता हो गया और ये उत्पादक हो गया, इन दोनों को मिला दो, ये दोनों अपना खरीद लें। मान लिया ऐसे 5 रुपए किलो किसान का सामान बिकता है और बिचौलिया लाके 50 रुपए किलो बेचता है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 20 रुपए किलो बेचा और सीधा उपभोक्ता है, तो इसको भी 30 रुपए का लाभ हो रहा है, इसको भी 15 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से किसान जो है और उपभोक्ता इनको सीधा-सीधा एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिला दिया जाए, बिचौलिए की बात ही खत्म कर दी जाए। डी हार्ट और निंजा कार्ट, अब ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं यार, इसको मतलब आप कहीं नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्पल जब आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे ना, तो आपका आंसर सबसे अलग ऐसे ही बन जाएगा। जैसे विभिन्न युवा कृषि तकनीकी उद्यम ऐसे फार्म टू क्रेता लिंकेज को सक्षम कर रहे हैं भाई, यानी कि किसान से लेकर के सीधा जिसको खरीदना वही उपभोक्ता। इसके अलावा चूंकि किसान उत्पादक संगठन एफपीओ में सभी किसान परिवार अन्य कृषि वस्तुओं के उपभोक्ता हैं। जैसे जो उत्पादक करता है किसान, मान लीजिए कोई चावल उगा रहा है, कोई गेहूँ उगा रहा है, तो बाकी की सारी चीज़ उसको खरीदनी पड़ती है। तो वही बात की जा रही है कि किसान जो उत्पादक है वो उपभोक्ता भी तो है ना कहीं न कहीं। इसलिए एफपीओ के बीच उपज के व्यापार को सक्षम करना किसानों के लिए अधिक मूल्य हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का एक और तरीका है, जैसा कि उड़ीसा में कुछ एफपीओ द्वारा दिखाया भी गया है, करा भी जा रहा है। अगर हम निष्कर्ष देखें इसका, तो हालाँकि संपूर्ण खाद्य प्रणाली को स्थानांतरित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन चुनौती के पैमाने से हमारी महत्वाकांक्षाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए। यदि हम तेज़ी से कार्य करते हैं, तो भारत के पास शेष विश्व को ये दिखाने का एक अनूठा अवसर है कि अपनी खाद्य प्रणाली को कैसे सही किया जाए। दोस्तों, यार मैं क्या कहूँ, मतलब कहते हुए भी शर्म आ रही है, रोज़-रोज़ यही चीज़ बोलना। माफ़ करो यार, ये एक तो वीडियो लेट हो गया, तो मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका है कि मैं बोल कुछ रहा हूँ, कर कुछ रहा हूँ, हो कुछ और ही रहा है। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ चलने लगती है ना कि वीडियो लेट हो गया, अब क्या होगा, क्या होगा? वीडियो लेट नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा, मान लीजिए कोई एक भी बच्चा अगर ईमानदारी से इसको फ़ॉलो कर रहा है, इसकी बेस पे लेके चल रहा है, तो उसके साथ तो नाइंसाफ़ी होगी ना। मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया आपको, अगर इन्फॉर्म कर देता तो भी अलग बात थी। अब ये चीज़ मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल चुकी है, मेरे दिमाग पे हावी हो चुकी है कि वीडियो लेट हो रही है। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, वैसे तो लेक्चर देखिए बहुत सारे डिस्कस करने थे, ये लेक्चर था। वैसे बहुत सारे आर्टिकल थे। ख़ैर कोई बात नहीं, आने वाले समय में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी कल भी ऐसी दिक्कत हुई थी, कल या परसों शायद। तो आज छोड़िए, ख़ैर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों माफ़ करिएगा उसके लिए। वीडियो लेट हो चुकी है ना, तो इस वज़ह से मेरा दिमाग थोड़ा-सा अपसेट हो गया है, क्योंकि कोई भी एक बच्चा अगर ईमानदारी से फ़ॉलो करे तो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ने वाला है। तो इसलिए माफ़ करिएगा दोस्तों। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। थैंक यू।